मैट्रिक का एग्जाम लिखने वाले हैं या फिर 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं या तो आप किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वस्तु के अवतल या उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। यानी कि कोई भी वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अगर रखें तो उनकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी और उनकी साइज क्या होगी और फिर उसका प्रकृति क्या होगा। इन सभी सवालों के जवाब हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवतल या उत्तल दर्पण में बिंब को क्रमशः 6 जगह पर हम रख के एक प्रतिबिंब बनाने का कोशिश करेंगे। प्रतिबिंब जो है वो 6 जगहों में अलग अलग जगहों पर बनेगा। आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि जो बिंब की जो साइज होगी वो छोटा होगा, बड़ा होगा, बिंदु के समान होगा कि बड़ा होगा। अक्सर हम ये सवाल में फंस के रह जाते हैं, यही कंफ्यूजन में रह जाते हैं। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, इस पर भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, क्या होगा समझ में ही नहीं आता है। तो यही सब डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण ड्रॉ कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे कि ड्रॉ करने के लिए मैंने एक स्केल लाया। स्केल के सीधा समांतर एक रेखा खींच देना है और रेखा पे 0 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर पर 3 डॉट ले लेने हैं आपको। ये डॉट आप अपने अनुसार से भी ले सकते हैं क्योंकि ये आपकी मर्जी पर है, लेकिन आप ये चीज ध्यान देंगे कि ये जो डॉट होंगे ये आपको सिर्फ और सिर्फ बराबर इक्वल डिस्टेंस पे ही लेना है। यानी यहाँ की सी और एफ के बीच की जितनी डिस्टेंस होगी वो एफ और पी के बीच की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। उसके बाद आप स्केल हटा लेंगे और उस पर एक इस तरह से अवतल या उत्तल दर्पण ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने चलिए आपको अभी अवतल दर्पण ड्रॉ कर दिया। क्योंकि अवतल दर्पण को मैंने इसीलिए ड्रॉ किया क्योंकि अभी हम जितने कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर कंडीशंस अवतल दर्पण से ही बनते हैं। उत्तल दर्पण से सिर्फ 2 ही कंडीशन बनते हैं। तो चूंकि हमको कनकेव मिरर के बारे में पढ़ना है ज्यादातर, तो मैंने कनकेव मिरर का पिक्चर लिया हुआ। फिर हम देखेंगे कि कोई वस्तु को अगर हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका साइज क्या होगा, उसका प्रकृति क्या होगा, ये सब बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सी से परे वाला कंडीशन देखेंगे, यानी सी के बियॉन्ड देखेंगे कि सी के बियॉन्ड अगर हम कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उसका क्या क्या कंडीशन होता है। फिर उसी को हम धीरे धीरे सरकाते हुए सी पर लाएंगे। देखिए कंडीशंस की मैं बात करता हूँ कि या तो कोई प्रतिबिंब अनंत पे हो सकता है, या तो सी यानी वक्रता केंद्र के से दूर हो सकता है, या तो फिर वक्रता केंद्र पर हो सकता है, या तो फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो सकता है, या तो फिर डायरेक्ट फोकस के बीच में हो सकता है, और जो लास्ट कंडीशन हो सकता है वो है कि पोल और फोकस के बीच में हो सकता है। ये कंडीशंस बनते हैं अवतल दर्पण के। तो यही सब कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अवतल या उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को सिर्फ 4 नियम के अनुसार ही फॉलो किया जाता है। उसमें से एक नियम को आप बहुत रेयरली केस में यूज करेंगे। चलिए मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। पहला नियम कहता है कि अगर कोई अवतल दर्पण है तो उस अवतल दर्पण है तो आप उसको इस तरह से बना लेंगे, मैंने पहले जैसे बनाया हुआ है। और अगर उससे कोई किरण आ रही है समानांतर, किसके समानांतर, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई पैरेलल में कोई किरण आ रही है, कोई राइट रे ऑफ लाइट आती हुई है, तो वो जो कनकेव मिरर है उससे अगर रिफ्लेक्टेड होती है तो वो कहाँ पे होगी रिफ्लेक्टेड के पश्चात, तो वो एफ से होते हुए यानी फोकस से होते हुए पार होगी। ठीक है, और यही कंडीशन जो है वो, और जब भी पार होगी तो वो हर एक कंडीशंस में अपने जो परावर्तन का जो नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सारी नियम को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि उसमें एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं। साथ ही साथ जो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ये दोनों नियम को हर कंडीशंस में, हर लॉ में ये फॉलो किया जाता है। और अगर यही कंडीशन अगर उत्तल दर्पण के साथ यानी कन्वेक्स मिरर के साथ रहे तो क्या होता है, अगर तो उससे भी जो पैरेलल आती हुई किरण होगी वो एफ से होती हुई जाती हुई प्रतीत होगी, बट वो अपने ही उसी के अनुदिश मुड़ेगी। आप यहाँ पे इसको देख पा रहे होंगे कि ये एफ इधर से आ रही थी किरण और इसको जाना था इधर, बट ये इधर न जाके
क्योंकि इधर तो इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ किया मैंने और इधर इसको इधर रिफ्लेक्टेड होती है, क्योंकि इधर जा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, अपारदर्शी वस्तु द्वारा इसको कलाई किया हुआ है, कलर्ड किया हुआ है, तो ये तो इधर जाएगी नहीं प्रकाश, लेकिन इसी के सीधा में ये इस डायरेक्शन में परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ मेरा पहला लॉ। दोस्तों आपको ये इन चारों नियम को सिर्फ याद रखने हैं, बाकी जो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे बस चार नियम के अनुसार, चार नियम को याद रखने से। ठीक है, तो हर कंडीशंस में हम देखेंगे कि जो परावर्तन का नियम है वो हमेशा ओबे होता है, हमेशा फॉलो करता हुआ दिखेगा। चलिए दूसरा लॉ के बारे में बात करते हैं। दूसरा लॉ एक्चुअली पहला लॉ का रिवर्सिबिलिटी के अनुसार है, यानी उसी के उल्टा है। कैसा उल्टा है, हमने उसमें ड्रॉ किया कि अगर पैरेलल हो तो कहाँ से गुजरेगी। अब इसमें देखिए कि अगर कोई एफ से होती हुई पार हो रही है, कोई लाइट रे अगर फोकस से होती हुई पार होगी, तो परावर्तन के पश्चात वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुड़ जाती है। ठीक है, ये हुआ पहला लॉ का एकदम ऑपोजिट वाला। यही कंडीशन आप अवतल दर्पण में भी जब देखेंगे, सॉरी उत्तल दर्पण में भी जब देखेंगे, तब भी यही कंडीशन, वो एफ से पार होती हुई प्रतीत होगी, तो वो जो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो उसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली गुजर जाएगा। ठीक है, और हर कंडीशंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि हर कंडीशंस में जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलो होता हुआ हमें दिखेगा। चलिए तीसरा लॉ जो है वो देख लेते हैं। तीसरा लॉ बहुत ही इजी है और वो इस प्रकार है कि अगर कोई प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई पार होती है, यानी वक्रता केंद्र से होती हुई पार होती है, तो वो उसी दिशा में लौट जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में 90 डिग्री एंगल पे पड़ती है। और मैं याद कीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नॉर्मल होता है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे बनता है, यानी नॉर्मल के अगर अनुदिश पड़ रहा है, यानी नॉर्मल पे ही अगर कोई प्रकाश रे पड़ रही है उस पर, तो वो उसी नॉर्मल से होते हुए गुजर जाएगी। ये है परावर्तन का जो रे डायग्राम बनाने का तीसरा नियम। और ये जो तीसरा नियम है ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाने हैं, और इसलिए इस नियम का हम लोग यूज बहुत ज्यादा करेंगे जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो। ठीक है, सेम कंडीशन उत्तल दर्पण के साथ भी होगी, यानी कन्वेक्स मिरर के साथ भी होगा। ठीक है, उससे भी सी से होता हुआ जो पार होता हुआ जो किरण होगा वो उसी डायरेक्शन में रिटर्न चला जाएगा। और चौथा लॉ होता है, एक्चुअली में ये जो चौथा लॉ है, फोर्थ लॉ, ये मतलब रेयर केस में यूज करने वाला होता है, बट हमको जानना तो है। ठीक है, तो इसका नियम ये है कि अगर कोई किरण पी पर एक एंगल बनाती हुई, आई एंगल बनाती हुई अगर आपतित हो रही हो, तो वो सेम एंगल के साथ, यानी आई इज इक्वल टू आर के साथ, वो उसी डायरेक्शन में उसकी तिर्यक रेखा में गुजर जाएंगी, तिर्यक एंगल बनाते हुए निकल जाएंगी। ये कहता है हमारा लॉ 4। सेम कंडीशन अगर आप कन्वेक्स मिरर के साथ देखेंगे तब भी वही होते हैं। ठीक है, तो ये जो चार लॉ है, ये चार लॉ को आपको याद रखने हैं, और इन्हीं चार लॉ के द्वारा आपका जितना भी रे डायग्राम से रिलेटेड सारे सवाल हैं वो हर कंडीशंस को ये सेटिस्फाइड करेगा और हर कंडीशंस को ये सॉल्व करेगा। तो आपको ये चार नियम याद रखने हैं। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो चौथा लॉ है इसको ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसका यूज बहुत ही कम करेंगे, क्योंकि एंगल जो है वो बराबर बराबर खींचना आसान काम नहीं होता है। हमारी जो 10th का एग्जामिनेशन है या तो फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके दृष्टिकोण से, तो हम इस लॉ का यूज बहुत ही कम करेंगे। बुक में भी इस लॉ का यूज बहुत ही कम तरीके से किया गया, बहुत ही कम मात्रा में किया गया है, क्योंकि ये एक रेयर लॉ होता है, इस पे करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि कंडीशंस, जो 6 कंडीशंस बनेंगे अवतल दर्पण में और 2 कंडीशंस बनेंगे उत्तल दर्पण में, वो किस प्रकार से बनेंगे, और उससे रिलेटेड सारे डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, और आपकी सुविधा के लिए कि मैं आपको लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, लॉ 4 चारों लॉ को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस लॉ 4 का यूज हम बहुत कम करेंगे। ठीक है, आप इन 3 लॉ को, फर्स्ट 3 लॉ को आप कोई भी कंडीशन में अप्लाई कर दो, प्रतिबिंब वही बनने वाली है, जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो उसी जगह पर होगा जहाँ पे होना है। ठीक है, और आप आंख मूंद के इसको ड्रॉ करेंगे, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। आप यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो सारी कंडीशंस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं पहला कंडीशंस की। अगर कोई अवतल दर्पण है, इस तरह से अवतल अवतल दर्पण आप देख पाएंगे। अवतल दर्पण से अगर अनंत से आती हुई कोई किरणें होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल में आ रही हो तो वो फोकस से होते हुए गुजरेंगी दोनों के दोनों। और जहां पे इन दोनों का प्रतिच्छेदी पॉइंट होगा, यानी कि जहां पे ये कोइंसाइड करेंगे परावर्तन के पश्चात लाइट रे, वहां बनती है हमारी इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो अनंत वाली कंडीशन है, ये कंडीशंस तो एकदम अपने आप में सटीक है, एकदम कुछ नहीं करना है, सीधे लाना है, एफ से होते हुए पार कर देना है। और जो प्रतिबिंब बनेगी उसके लिए मैंने यहाँ पे ओवरव्यू बनाया हुआ है कि अगर बिंब की स्थिति अगर अनंत पर हो, बिंब की स्थिति अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो फोकस पर बनेगी। देखिए फोकस पे बनता हुआ आपको दिख रहा है, और अगर फोकस पे बन रही है तो कैसा बनेगी, यानी कि उसका साइज कैसा होगा, तो वो बहुत ही छोटा होगा, एकदम बिंदु साइज का। ठीक है, और जो उसका प्रकृति होगा वो या वास्तविक और उल्टा होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज रटा देना चाहता हूँ कि अवतल दर्पण में आपके जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होनी है वो सारी की सारी, ये कहाँ चले गए, ये सारी की सारी जो प्रकृति होगी वो वास्तविक और उल्टा ही होगा, वास्तविक और उल्टा ही होगा। बस एक कंडीशन को छोड़ के, जब हमारा बिंब जो होगा वो एफ और पी के बीच में स्थित होगा, उसके विषय में मैं सबसे लास्ट को आपको बताऊंगा, सबसे लास्ट में आपको मैं उसके विषय में बताऊंगा और डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं कि अगर कोई अवतल दर्पण इस तरह से हो रही हो, ठीक है, और आप अवतल दर्पण ड्रॉ करना एकदम आसानी से सीख जाना। ठीक है, अवतल दर्पण ड्रॉ करना एकदम आसानी से सीख जाना, क्योंकि इसके विषय में मैं अभी आपको नहीं समझाने वाला हूँ। ठीक है, और अगर कोई वस्तु सी से परे स्थित रह रही हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात कहाँ बनेंगे। तो देखिए कंडीशन एक कहता है, सॉरी लॉ वन कहता है कि अगर कोई वस्तु पैरेलल आ रही हो, सॉरी कोई लाइट रे अगर पैरेलल आ रही हो तो परावर्तन होने के पश्चात वो कहाँ से गुजरेगी, तो वो एफ से होते हुए गुजरेगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, और लॉ थ्री जो कहता है, लॉ थ्री कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर सी से होती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई अगर पास करती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होती हुई गुजर जाती है। तो देखिए ये हो गया इसका आपतित किरण, और यही हो गया इसका परावर्तित किरण, यानी कि ये इसी रास्ते से होती हुई रिटर्न जा रही है। तो परावर्तन के बाद भी ये इसी रास्ते से जा रही है, और परावर्तन के बाद जो पैरेलल लाइन है वो एफ से होते हुए पार होंगी। तो यहाँ पे जो ये बनेंगे प्रतिबिंब बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, ए डैश बी डैश के रूप में बनेंगे, इस तरह से। ठीक है, और बनेंगे कैसे, तो वो छोटा बनेंगे, मैं इसके विषय में आपको बता दूंगा। और ठीक है, अगर आप देखेंगे कि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम भूल गए हैं एग्जामिनेशन में हमको किसको किसको ड्रॉ करना था, कौन सा लॉ को लेना है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। आप इनफैक्ट चारों लॉ में से कोई भी लॉ को उठा लेना, कोई भी दो किरण को खींच देना इस तरह से, और जो भी लाइट रे को आप खींचेंगे उससे हम हर हमेशा, अगर आपने सही एंगल लिया हुआ है तो हर हमेशा वो एक ही जगह पर कटेंगे। देखिए मैंने सबसे मुश्किल वाला को ही सॉल्व किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे मुश्किल वाला है इसमें जो तिर्यक वाला है लॉ फोर, इसी को मैंने अगर पी पर आपतित किया तो वो भी परावर्तन के पश्चात उसी एंगल में गुजारा, तब भी देखिए उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कटने वाला जो बिंदु होगा वो बिल्कुल उसी जगह पर होगा। इसी कंडीशन में अगर हम लॉ टू को बात करते हैं जो कि एफ से होते हुए पार होंगी और वो मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरेगी, तब भी हमारा जो प्रतिबिंब है वो वही बनता हुआ प्रतीत होगा। हल्का सा माइनर आपको दिख रहा होगा, वो इस वीडियो के इफेक्ट की वजह से दिख रहा होगा, इसको आप माइंड ना करें। ठीक है, बट अगर आप सही से रूलर प्रकार और स्केल के सहायता से अगर आप सही से बनाएंगे तो आपका बिंदु यहीं पे कटने को होगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि अगर प्रतिबिंब बिंब अगर सी पर रहे, यानी सी से परे रहे, सॉरी सी से परे रहे मतलब सी से दूर रहे, तो प्रतिबिंब जो होगा वो एफ और सी के बीच में बनेगा। एफ और सी के बीच में आप प्रतिबिंब को बनता हुआ देख पा रहे होंगे, और ये जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनेगा। ठीक है, कंपैरिजन टू उस बिंब के, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट था, ये देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इसका जो इफेक्ट हुआ है, यानी कि जो इसका इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो इसके कंपैरिजन में छोटा हुआ है। आप इसको कहीं भी रखोगे तो ये इतना ही छोटा बनेगा। ठीक है, हल्का छोटा बड़ा हो सकता है और हल्का इसका जगह भी प्लेस हो सकता है, बट ये सी और एफ के बीच में ही बनेंगे और इससे अपेक्षाकृत छोटा ही बनेगा। ठीक है, हर कंडीशन में। चलिए मैं आपको इसको विशेष तरीके से और समझाता हूँ। एक
हमारे पूज्य गुरु हैं श्री खान सर जी, मैं इनको बहुत पूजता हूँ, ये मेरे भी गुरु हैं, मैं इन्हीं से सीखता हूँ। आजकल इनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, हम उनके सपोर्ट में हैं और भगवान करे इनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, आदमी का जात पात को देख के कोई भी कमेंट ना करे। और इनका पढ़ाने का तरीका तो पूरा दुनिया जानता है, ठीक है। तो मैं इन्हीं को अपने पढ़ाने के लिए ले रहा हूँ, गुरु है मेरे जी, प्रणाम गुरु जी, ठीक है। तो मैं इनको इस तरह से, अगर ये कोई प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पास खड़े रहेंगे तो इनका जो इमेज बनेगा वो जस्ट इस तरह से बनेगा। आप देख रहे होंगे कि इस खान सर का जो इमेज है वो मैंने इतना बड़ा रखा, यानी खान सर इतने बड़े होके कि किसी अवतल दर्पण के पास जाके खड़े हुए, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बना और इनसे छोटा बना, ठीक है। इस तरह से अवतल दर्पण का जो दूसरा कंडीशन होता है, वो बिंब जब सी से परे हो तो वो इस तरह से कुछ प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। तीसरा कंडीशन के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि जो अवतल दर्पण हो, अगर कोई वस्तु उसके सी पर ही बिल्कुल हो, ठीक है, कोई वस्तु उसके सी पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आके एकदम खड़े हो जाए, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, देख लीजिए। पैरेलल आएगी सबसे पहले, तो वो एफ से होते हुए कटेंगी, हर बार मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। और एफ से जाएंगी तो वो पैरेलल जाके कटेंगी, ठीक है। लॉ टू के, लॉ वन और लॉ टू के द्वारा ये इस तरह से कुछ कटता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और जो तब जो क्या होगा कि कटने वाला पॉइंट जो होगा वो एडेस बीडेस के रूप में होगा, ठीक है, एडेस बीडेस के रूप में होगा। तो इसको देख सकते हैं कि इस तरह से और भी लाइन ड्रॉ करके आप देखिए, ठीक है। हो सकता है इन दोनों को आप भूल जाएं, दूसरे कंडीशंस में भी देख लें, हर कंडीशंस में आपको ये दिखेंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और तब मैं इसको ओवरव्यू लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, पिछला वाला में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि उसके प्रकृति पर क्या पड़ता है। चलिए मैं इसमें क्लियर कराता हूँ। अगर प्रतिबिंब सी पर हो, सॉरी बिंब अगर सी पर हो, तो जो प्रतिबिंब बनेगी इस कंडीशन में वो सी पर ही बनेगी। दोस्तों ये वाला जो कंडीशन है, ये कंडीशन अक्सर करके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान कंडीशन है और थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला कंडीशन है। अक्सर आदमी आसान सवाल पर ही गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति सी पर ही बनेगी, उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, तो उसका समान साइज का होगा। आप देख सकते हैं ए बी का जितना साइज है उतना ए डैश बी डैश का भी साइज है। और प्रकृति जो होगी मैंने आपको बता दिया है कि अवतल दर्पण में एक कंडीशन को छोड़कर सारे क्या होंगे, वास्तविक एवं उल्टे ही होंगे। तो ये भी वास्तविक एवं उल्टा होगा। अब मैं इसको आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि वास्तविक कैसा है। देखिए, अगर जिधर से लाइट रे आ रही होती है अगर उधर ही प्रतिबिंब बने, ठीक है, तो वो जो प्रकृति होगा प्रतिबिंब का वो वास्तविक होगा। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि जो परावर्तन के पश्चात अगर वास्तविक रूप से कोई दो किरणें आपस में प्रतिच्छेद करते हुए दिखे तो उसकी जो प्रतिबिंब बने वो वास्तविक ही बनेगी, ठीक है। और उल्टा और सीधा तो आप समझ ही पा रहे होंगे। उल्टा और सीधा को हम लोग वेरीफाई करते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अपवार्ड में अगर कोई बन रही हो तो आप कहेंगे कि वो सीधा बन रहा है, और अगर उसके डाउनवर्ड में कोई बनेगी तो आप कहेंगे वो उल्टा बनेगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अवतल दर्पण में आपको हर कंडीशन में वास्तविक और उल्टा ही बनता हुआ नजर आएगा। और साइज को तो आप बस इमेज ड्रॉ करोगे आपको पता चल जाएगा कि छोटा बने, बड़ा बने, बिंदु साइज का बने कि अत्यधिक बड़ा बनेगा, ठीक है। इन सारे कंडीशंस को आप तो यूं ही समझ जाओगे। तो फिर मैं आपको इसमें एक आंसर को लाके दिखाता हूँ। आंसर जी इतने बड़े हैं और इसका इनका जो प्रतिबिंब बना वो भी इतना ही बड़ा बनेगा। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपना एगो दूसरे कंडीशन पर। अब देखिए धीरे धीरे हम नजदीक आ रहे हैं किसके, अवतल दर्पण के। अभी मैंने अनंत पे था, फिर मैं सी से परे आया, फिर सी पर आया, फिर सी और एफ के बीच में आऊंगा। तो अगर कोई वस्तु सी और एफ के बीच में इस तरह से खड़े हो तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनता हुआ प्रतीत होगा। आप इन सारे कंडीशंस और लॉ के बारे में पहले से जान चुके हो, मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसा कैसा हो रहा है, ठीक है। ये सारे लॉ जो है जो कहाँ से कटे कहाँ से कटे, इन सारे लॉ का ओवरव्यू मैंने हर पेज के ऊपर में दे रखा है, ठीक है। आप कहेंगे कि मैं भूल गया हूँ, ये जो थर्ड लॉ है और ये पहला लॉ है मैं जरूरी नहीं कि ये सब करूँ, ठीक है। आप दूसरे कर को देख लो, आप चौथे वाले लॉ को लगा के देख लो, ठीक है। हर कंडीशन में आपको प्रतिबिंब वही बनता हुआ नजर आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप प्रतिबिंब को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होगा वो सी से परे यानी सी से दूर में बन रहा होता दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और उसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा, आप खुद ही देख लो।
मैंने प्रतिबिंब को इतना छोटा रखा तो प्रतिबिंब को मैंने इतना छोटा रखा तो उसका जो इमेज बना वो इतना बड़ा बन गया। अभी देख लीजिए खान सर जी से, देखिए खान सर को मैंने इतना छोटा रखा था, अब खान सर तो इतने बड़े प्रतिबिंब लेके बैठे हुए हैं, आप खुद ही देख लो। और वास्तविक और उल्टा के बारे में तो मैंने आपको समझा ही दिया होगा और आप समझ ही पाए होंगे, ठीक है, कि वास्तविक बन रहा है क्योंकि इसका जो परावर्तन के पश्चात जो प्रतिच्छेद पॉइंट है वो हमको वास्तविक रूप से दिख रहा है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हम सिर्फ उसी को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा हम उसको पर्दे पे कदापि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो प्रतिबिंब सॉरी मिरर के वो पीछे बनता हुआ हमको नजर आएगा, ठीक है। और उल्टा तो आप देख ही रहे हैं कि खान सर जी कैसे उल्टे यहाँ पे अपना प्रतिबिंब बना रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगला अपना कंडीशन पर। अपना हमारा अगला कंडीशन जो होगा वो बिल्कुल हम अपना फोकस पे अपना कोई वस्तु को रख देंगे और उस उनसे फोकस से होते हुए अगर कोई किरण आरेख आ रही हो तो परावर्तन के पश्चात वो कुछ यूं अपना प्रतिबिंब बनाते हुए नजर आएंगी। ये देखिए ये पहला लॉ और तीसरा लॉ को दिया, अब इसमें हम चौथा लॉ को भी दे दिए, हटा देंगे चौथा लॉ को, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो किस तरह से बनेंगी। देखेंगे कि ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल बन रही है, यानी कि इनका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो अनंत पर होगा, ठीक है। इसीलिए तो मैंने ओवरव्यू लिखा है कि अगर ऐप पर कोई वस्तु आप रख रहे हो तो प्रतिबिंब का जो स्थिति बनेगा वो अनंत पर बनेगा, ठीक है, और अत्यधिक बड़ा बनेगा। मैंने आपको बताया अत्यधिक बड़ा कैसे बनेगा, क्योंकि हम डिफाइन करते हैं उसके साइज को प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा भी तो इतना बड़ा बनेगा, जो जो ये दूर जाएगा, जो जो जितने दूर में हम इसको पर्दे पे प्राप्त करेंगे उतना बड़ा ये प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अभी देखिए ना मैंने बिंब का साइज को मैंने इतने छोटे रखा था, ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब वो इतना बड़ा। अब देखिए आंसर को मैं इतने बड़ा रख रहा हूँ, अभी इनका प्रतिबिंब जो है ऐप पर मैंने इनको रखा है और इनका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा और जितना दूरी पे हम इनको बढ़ाएंगे वो उतने बड़े बनते जाएंगे इनका प्रतिबिंब, ठीक है। तो आप इसी चीज से समझ सकते हैं। अब अनंत में तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, तो इनको मैं अनंत पे नहीं दिखाऊंगा इनका प्रतिबिंब। और जो इस प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि ये भी देखिए मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है और जिधर से किरण आ रही है उधर भी बन रही है, और ये जो जहां पे भी इनका इमेज फॉर्मेशन बनेगा वो कहाँ पे होगा, तो वो रियल परावर्तन का रियल जो किरण है उसी के थ्रू बन रहा होता है, तो ये रियल इमेज है, ठीक है। और ये जो उल्टा होने वाला सिस्टम है वो तो मैंने दिखा दिया हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, ऊपर बनता तो वास्तविक होता, सॉरी सीधा होता। अब इसका आंसर जैसे हैं वो ऐसे ही खड़े रहेंगे तब ना उनको हम सीधा कहेंगे। अब माथा से आता हुआ किरण को मैंने इधर ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ गया माथा से आता हुआ किरण, तो वो उल्टे ही ना बने, ठीक है। अब देखिए आखिरी कंडीशन जो है वो एक्सेप्शनल केस वाला कंडीशन है, और इस कंडीशन को आपको याद रखने हैं क्योंकि ये भी कंडीशन हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वैसे तो सारे कंडीशन में से कोई भी आपको पूछा जाएगा, बट ये जो एक दो कंडीशन है आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, खास करके मैं इंटरमीडिएट सॉरी मेट्रिकुलेशन में बैठने वाले एग्जाम भाइयों से कहूंगा, दोस्तों से कहूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अगर पी और एफ के बीच में अगर कोई वस्तु रखूंगा, ठीक है, पी और एफ के बीच में रखा तो पहला तो मैंने उसको चौथा लॉ से निकाल दिया कि वो इस तरह से कोई एंगल बनाता हुआ निकल गया, और जो दूसरा तीसरा लॉ है उससे क्या होगा कि उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइनें हैं जो परावर्तन के पश्चात जा रही है ये आपस में कहीं पे भी कटने का इन लोग का चांसेस नहीं दिख रहा है। ज्यो ज्यो ये दूर जाएंगे ज्यो ज्यो इनकी दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है, कहीं पे नहीं ये कट सकते हैं। तो ये एक्चुअली में कटेंगे किधर, दर्पण के पीछे कटेंगे, कटने वाले कुछ इस तरह से देखिए, दर्पण के पीछे यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब यानी बन रहा होगा, बिल्कुल प्रतिबिंब आपकी यहीं पे बनेगी कुछ इस तरह से, लेकिन वो इमेज कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है। आप देखिए कुछ उसका ओवरव्यू इस तरह से होता है कि अगर बिंब को मैं पी और एफ के बीच में रखूं, पी और एफ के बीच में रखूं तो प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे बनूंगा। यहाँ पे सी का कोई वैल्यू नहीं है, मिसप्रिंट आ गया है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखिए दर्पण है और दर्पण के ये पीछे बन रहा है, ठीक है, और प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, इस कंडीशन में भी बड़ा होगा। देखिए मैंने प्रतिबिंब सॉरी ऑब्जेक्ट को रखा था इतना बड़ा और उनका जो प्रतिबिंब बना वो कुछ इस तरह से बन रहा है, और आभासी और सीधा बनेगा,
इसको देख लेंगे आप। इससे पहले जितने भी अवतल दर्पण में बने सभी का वास्तविक और उल्टा बना। बस यही एक कंडीशन है जिसमें आभासी और सीधा बन रहा है। आप इस बार भी देख सकते हैं। ये देखिए खान सर जी आए यहाँ पे कुछ इस तरह से, और उनका जो इमेज फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, आप इमेज वाला में आप खान सर के कलर पे ना जाए, क्योंकि कलर मैंने आपको इमेजिनरी दिखाने के लिए ऐसा किया है। एक्चुअली में जो कलर आप इधर रखेंगे वही कलर का बनेगा। आप यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट ये मत समझ लेना कि इधर हम रंगीन रहेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएंगे, नहीं, ये मैंने आभासी दिखाने के लिए आपको किया है। ठीक है, आपका कलर वही रहता है। अरे आप सिंपल जानो ना, आप जो आईना देखते हो वही तो ये कंडीशन है, समतल दर्पण वाला ही तो ये कंडीशन है। बस कंडीशन ये है कि इसमें जो है वो बड़ा बनता है, और यही इसी कंडीशन का तो यूज करता है सब सेविंग मिरर में, और भी गाड़ी का हेडलाइट में, बहुत सारा में इसको इसी को तो यूज किया जाता है। आप देख लो। ठीक है, कुछ इस तरह से तो आपको ये केस भी याद रखने हैं। तो इसमें कुछ हम लोग देख लेते हैं इसका यूजेस को, इनका अवतल दर्पण का यूजेस को। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो हम टॉर्च में करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, वो जो टॉर्च होता है उसमें होता है। अब आप कहेंगे टॉर्च में कहाँ होता है, बाहर वाला शीशा? बिल्कुल नहीं, बाहर वाला शीशा उसके लाइट को प्रोटेक्ट करता है, यानी उसके जो बल्ब होता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। और उसके अंदर जो ऐसे करके जो एक होते हैं ना, यहाँ पे बल्ब लगे होते हैं और ऐसे करके कुछ कर्व वाले जो होते हैं उसमें रहता है अवतल दर्पण, ये वाला अवतल दर्पण होता है। और यहाँ पे जो शीशा लगा होता है ऐसे करके कोई टॉर्च होता है, ठीक है, यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे जो शीशा लगा होता है ये इसको अवतल दर्पण को और यहाँ वाले लाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। और ये जो है ये है हमारा अवतल दर्पण का लगा होना जो टॉर्च में लगा होता है। चलिए यहाँ पे मैं एक स्विच भी बना देता हूँ और ये टॉर्च बन गया मेरा, जैसे तैसे वाला टॉर्च। ठीक है, साथ ही साथ सर्च लाइट में वही है, सर्च लाइट खोजने वाला लाइट, वाहनों के हेडलाइट में वही है। ठीक है, सारे में क्या होता है कि टॉर्च वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों करते हैं इन जगह पे? क्योंकि ये एक शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर कोई मैंने बल्ब को लगाया और इसके सामने रख दिया मैंने एक अवतल दर्पण, तो उसका जो प्रतिबिंब का साइज बनेगा वो कुछ इस तरह से जाके यहाँ पे बनेगा, एक शक्तिशाली लाइट बनेगा यहाँ पे, ताकि हम दूर तक इसको देख सके एकदम ऐसे करके। सेविंग मिरर और दंत विशेषज्ञों द्वारा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। अब देखिए सेविंग मिरर वाला यहाँ रखेंगे आप तो आपकी दाढ़ी कहाँ है वो भी दिख जाएगी, छोटी से छोटी पार्टिकल आपको दिख जाएंगी। और दांत वाले भी जो आपके दांत के अंदर घुसा के देखते हैं मुंह के अंदर, वो भी एक अवतल दर्पण ही होता है। और उससे भी वो आपके दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं, ताकि दांत के अंदर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो आपको दांत को डिस्टर्ब करते हैं उसको वो देख सकें। और सौर भट्टियों में, ठीक है, प्रकाश की किरण को केंद्रित करने के लिए, वहां पे भी जो सौर भट्टी जो होता है वहां पे भी कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से अगर सूर्य की किरण आ रही होती है तो उसको केंद्रित करके एकदम एक जगह भेजने के लिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पे एनर्जी को प्राप्त किया जा सके। तो ये हमारे फायदे हैं अवतल दर्पण के। अब दो कंडीशन बनते हैं उत्तल दर्पण के, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखेंगे कुछ इस तरह से उत्तल दर्पण का पिक्चर ड्रॉ होता है। अच्छा, हर एक कंडीशन में आप देखेंगे कि जो प्रतिबिंब जो होती है वो उत्तल दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखी होती है। और बाईं ओर इसलिए रखते हैं ताकि वहां से आ रही होती है, या तो फिर बाईं ओर न करने का मतलब है, इसको मैंने अवतल दर्पण सॉरी कन्वेक्स मिरर को मैं अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे ऐसे भी ड्रॉ हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तब हमें इधर रखने होंगे दाईं ओर। ठीक है, तो दाईं ओर कहने का मतलब और बाईं ओर कहने का मतलब ये है कि जिधर से उसका शीशा है, यानी कि जिधर से पारदर्शी वस्तु रखी हुई है। अब इधर तो रंग कर दिया है ना मैंने, तो इधर से तो आप कोई ऑब्जेक्ट को ढक सकते नहीं है, इधर से तो आप कोई चीज को रख सकते नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो सर्कल होगा उत्तल दर्पण का, ये तो कुछ इस तरह होगा, यानी कि सेंटर यहाँ पे होगा और सेंटर और पोल के बीच की जो आधी दूरी होगी वो फोकस होगी। ठीक है, तो इधर होगा, लेकिन प्रतिबिंब अभी हमको किधर रखने पड़ेंगे? इधर, क्योंकि चमकीला जगह तो इधर ना है, इधर तो मैंने रंग कर किया हुआ है। चलिए देखते हैं इधर से, अनंत से अगर कोई वस्तु आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से एफ से मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है,
एफ से मिलती हुई प्रतीत होगी। अनंत पर कोई किरण आएगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो एफ यानी दर्पण के पीछे बनेगा, एफ पर दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु समान बनेगा। और याद रखिए ये हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है। कन्वेक्स मिरर आपको हमेशा रियल और वर्चुअल इमेज जो ही मतलब एकदम सीधा वाला इमेज ही बनाता हुआ दिखाएगा, ये आप नोट मान लो, ठीक है यहाँ पे। और दूसरा कंडीशन जो होता है उत्तल दर्पण का, वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि अनंत ना रह के वो पी से थोड़ी सी दूरी पर हो, जो पी से थोड़ी सी दूरी पर हो, तब कहाँ पे बनेगा, तब भी देखिए आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कोई वस्तु रखते हैं तो छोटा बनेगा। बिंब अगर आप रखते हैं पी के बीच में, अनंत और पी के बीच में, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में आपका प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आएगा। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो छोटा होगा। आप देखिए ना, खान सर तो मैंने इतने बड़े रखे, अभी भी खान सर इतने बड़े आके बन गए। और आभासी और सीधा बना, देखिए आभासी बन रहा है, खान सर के रंग पे ना जाए, मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, रंग वही बनेगी, एक कलर बनेगा। मैं इसको समझाने के लिए आपको रंग को ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट किया हुआ, ठीक है। और सीधा बनेगा, देखिए आंसर के माथा से जो लाइट रे आ रही थी वो ऊपर ही है, वो ऊपर ही है। हाँ, अगर ये दोनों इधर आके कहीं कट रहे होते हैं तब ये उल्टा प्रतिबिंब होगा, जो कि उत्तल दर्पण में नहीं बनता है, ठीक है। तो ये रहा आपका उत्तल और अवतल दर्पण का। आशा करता हूं कि आप ये जो इमेज फॉर्मेशन है उत्तल और अवतल दर्पण का, ये आप बहुत ही बखूबी से समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा यूज भी देख लेते हैं। तो इसका दो ही यूज होता है, ठीक है, कि या तो वाहन जो होता है, कोई भी गाड़ी होता है, उसका साइड मिरर के रूप में देखने के लिए, और दूसरा क्या होता है कि कोई भी बड़ा वस्तु हो, अगर उसका हमको छोटा प्रतिबिंब देखना हो तो गाड़ी के साइड मिरर में क्यों देखते हैं, 10वीं क्लास का भी क्वेश्चन है। इसमें इसलिए देखते हैं क्योंकि ये एक तो पहले सीधा इमेज बनाता है, आभासी बनाता है, और इनका जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, यानी कि बड़ा सा क्षेत्र को वो छोटा करके दिखा लेता है। अब आप देख लीजिए, गाड़ी के पीछे तो बहुत बड़ा एरिया होता है, वो बहुत बड़ा एरिया को अपना प्रतिबिंब में यानी दर्पण के पीछे एक छोटा सा प्रतिबिंब बना के दिखाता है, जिससे जो भी गाड़ी चला रहा होता है ड्राइवर, उनको अपना पीछे का बड़ा सा एरिया को देखने का संभव बनाता है। साथ ही साथ अगर वहां पे उत्तल दर्पण को हम रखेंगे, अवतल दर्पण को रखेंगे, तो वो तो उल्टा इमेज बना देगा, आप गाड़ी को उल्टे हुए नजर आते हुए देखेंगे वहां पे, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है कि आप जिस होता है क्या बोलते हैं, गाड़ी का जिधर उनका डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में आप देखेंगे, गाड़ी आपको उल्टा नहीं दिखेगी, ठीक है। गाड़ी आपको कैसे दिखेगी, एकदम सीधी की सीधी दिखेगी। इनफैक्ट रोड पे हर एक वस्तु आपको सीधी दिखेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होते हैं साइड मिरर लगाने के लिए। और जो दूसरी होती है कि अगर आपको बहुत ही बड़ा इमेज देखना हो, तब भी आप किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए भी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। आप अगर नहीं गए हैं तो आप जाएंगे जब वो कुतुब मीनार देखने के लिए, तो कुतुब मीनार के सामने जस्ट एकदम एडजस्ट करके कुछ ऐसा एगो उत्तल दर्पण रखा हुआ है कि आप जो है सामने से जाके कुतुब मीनार का एक छोटा प्रतिबिंब उस आईने में दिखता हुआ बन पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको वहां सामने से आपको अगर कोई कुतुब मीनार के सामने खड़े कर दे ना, तो आपकी गर्दन झुक जाएगी, क्योंकि वो ऐसे करके देखने में आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होते हैं उत्तल दर्पण के, ये दो कंडीशन होते हैं। तो यही इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद।